अकबर, बीरबल और गरीब कुम्हार की परीक्षा। आगरा के पास एक छोटा सा गांव था, रसूलपुर। गांव में गरीबों की संख्या ज्यादा थी, पर उनमें एक आदमी ऐसा था जो अपनी गरीबी के बावजूद कभी झूठ नहीं बोलता था। उसका नाम था हरिदास कुम्हार। हरिदास सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता, उसे गूंथता और फिर चाक पर बर्तन बनाता। उसकी पत्नी राधा और 10 साल का बेटा गोपाल उसके जीवन के साथी थे। उनके घर में न कोई सोने चांदी का गहना था, न आलीशान कपड़े। बस मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही उनका धन था। हरिदास जब भी मिट्टी से घड़ा बनाता तो उसमें कुछ अलग ही कारीगरी होती। लोग कहते थे, अरे, हरिदास के हाथ में तो जैसे भगवान बसते हैं। उसकी बनाई हांडी में खाना भी मीठा लगता है। लेकिन फिर भी मेहनत के बाद भी उसकी झोली में गरीबी ही आती। कभी बारिश न होने से मिट्टी खराब हो जाती, तो कभी कोई अमीर व्यापारी उसके बर्तनों के पैसे देने में महीनों लगा देता। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, हरिदास अपने बेटे से बोला, गोपाल, तू पढ़ लिख ले बेटा। ये मिट्टी हमें बस जीने देती है, पर कभी उठने नहीं देती। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहने को तो तू गरीब है हरिदास, पर तेरे अंदर जो सच्चाई है वही सबसे बड़ी दौलत है। हरिदास ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये ईमानदारी ही एक दिन उसे अकबर के दरबार तक पहुंचा देगी। दरबार में एक दिन अकबर बहुत चिंतित बैठे थे। बीरबल पास में था। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे राज्य में बहुत लोग झूठे वादे करते हैं। कोई अपने को सबसे बहादुर बताता है, कोई सबसे ईमानदार। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ, क्या वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह सच्चा हो? बीरबल मुस्कुराया। जहां बादशाह झूठ को पहचान ले, वहां सच्चाई को छिपना नहीं चाहिए हुजूर। अकबर ने कहा, तो ठीक है, हम एक परीक्षा करेंगे। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे सजा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, महाराज, हमें गांव-गांव जाकर लोगों की परीक्षा लेनी होगी। सच्चाई मिट्टी में मिलती है, महलों में नहीं। अकबर को यह बात बहुत पसंद आई। अगले दिन बीरबल कुछ सैनिकों और गुप्तचर के साथ गांवों की ओर निकल पड़ा। रसूलपुर पहुंचते ही बीरबल ने देखा, वहां के लोग मेहनती तो हैं, पर ज्यादातर गरीब। उसने एक व्यापारी से पूछा, यहां सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, अगर सच्चाई का चेहरा देखना है तो हरिदास कुम्हार के पास जाइए। वो मिट्टी में सोना नहीं बनाता, पर झूठ को मिट्टी में मिला देता है। बीरबल मुस्कुराया और उसी शाम हरिदास के घर पहुंचा। हरिदास दरवाजे पर बैठा चाक घुमा रहा था। बीरबल ने अपनी पहचान छिपाकर कहा, भाई, मुझे कुछ घड़े चाहिए, पर पैसे बाद में दूंगा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, मैं उधार पर बर्तन नहीं बेचता। मेहनत की चीज बिना मेहनत की कीमत के देना गलत है। बीरबल ने फिर पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं राजा के दरबार से हूं? हरिदास बोला, तो भी कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। झूठ बोलकर या पद दिखाकर सच्चाई नहीं खरीदी जा सकती। बीरबल उस जवाब से दंग रह गया। उसने मन ही मन तय कर लिया, यही व्यक्ति है जो सच में अकबर की परीक्षा के लायक है। 3 दिन बाद हरिदास के घर एक संदेश आया, महान बादशाह अकबर तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, कुम्हार को दरबार बुलाया गया, जरूर कोई गलती हुई होगी। पर हरिदास शांत था। उसने पत्नी से कहा, अगर बुलाया है तो कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगले दिन हरिदास साधारण कपड़ों में अपने मिट्टी लगे हाथों के साथ आगरा पहुंचा। बीरबल ने उसे देखकर कहा, आओ कुम्हार हरिदास, बादशाह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहते हैं। हरिदास ने विनम्रता से कहा, सच्चाई की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं साहब, वो खुद बोलती है। अकबर ने ये बात सुनी तो मुस्कुराए। वाह, ऐसा आत्मविश्वास तो बहुत कम देखा है। अकबर ने कहा, हरिदास, अगर तू सच्चा और ईमानदार है
तो ये बता, क्या तू मिट्टी से सोना बना सकता है? सारा दरबार हंस पड़ा। हरिदास शांत रहा और बोला, हुजूर, मिट्टी से सोना नहीं बनता, पर अगर मन में सच्चाई हो तो मिट्टी में भी भगवान बसते हैं। अकबर बोले, तो क्या तू मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है? हरिदास झुका और बोला, नहीं बादशाह, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। जो नहीं हो सकता उसे करने का वादा झूठ होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, देखिए, सच्चाई के लिए डर नहीं चाहिए, बस ईमानदारी चाहिए। अकबर ने उसकी परीक्षा पास मान ली, पर मन में सोचा, ये तो बहुत सीधा है, पर कहीं ये चालाकी से तो सच नहीं बोल रहा। अगले दिन अकबर ने कहा, मेरे खजाने से सोने का ताज गायब हो गया है। जो उसे ढूंढ निकालेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगर तू सच में सच्चा है तो बता, किसने चुराया? हरिदास ने हैरानी से देखा। महाराज, मैं दरबार का आदमी नहीं हूं, मुझे क्या मालूम किसने चुराया? अकबर बोले, तो क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? हरिदास ने उत्तर दिया, अगर मुझे ताज की जगह दिखाई जाए जहां से वो गायब हुआ तो शायद मिट्टी बता दे कि कौन दोषी है। सबको ये बात मजाक लगी, पर बीरबल ने इशारा किया, महाराज, चलिए देखते हैं। हरिदास ने उस जगह की मिट्टी को छुआ, सूंघा और कहा, यहां किसी ऐसे व्यक्ति ने कदम रखे हैं जिसने डर में पसीना बहाया। उसने झूठ बोला है। सभी चौंक गए। हरिदास ने कहा, जिसने ताज छिपाया है उसकी उंगलियों में मिट्टी के कण होंगे जो खजाने के कमरे की मिट्टी से मिलते हैं। बीरबल ने सैनिकों को कहा कि सभी दरबारियों के हाथों की जांच की जाए। और सचमुच एक दरबारी मंत्री के नाखूनों में वैसी ही मिट्टी निकली। चोरी का राज खुल गया। अकबर ने हरिदास को सम्मानित किया और बोला, तू तो सचमुच मिट्टी का नहीं, बुद्धि का कारीगर है। अकबर ने कहा, हरिदास, आखिरी परीक्षा यह है, अगर तुझे अपनी सच्चाई बेचनी पड़े तो तू कितने में बेचेगा? हरिदास ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हुजूर, सच्चाई कोई वस्तु नहीं जो बिके, पर अगर मैं उसे बेच दूं तो मैं खुद नहीं रहूंगा। अकबर ने पूछा, फिर तू क्या लेगा बदले में? हरिदास बोला, बस इतना कि कोई गरीब भूखा न सोए, वही मेरी सच्चाई की कीमत होगी। दरबार में तालियां गूंज उठीं, पर बीरबल ने देखा, अकबर के चेहरे पर अब भी हल्की उलझन थी। हर कोई हरिदास की तारीफ कर रहा था, पर कुछ दरबारी ईर्ष्या से जल रहे थे। मंत्री मुराद खान बोला, महाराज, ये आदमी बहुत चालाक है, ये सच्चाई की आड़ में नाम कमा रहा है। अकबर ने कहा, शायद तू सही कह रहा है मुराद, चलो इसकी सच्चाई को एक और परीक्षा में परखते हैं। बीरबल ने असहमति जताई, महाराज, बार बार परीक्षा लेने से सच्चाई नहीं बदलती। पर अकबर बोले, मुझे खुद देखना है कि कहीं ये खेल तो नहीं खेल रहा। अकबर ने दरबार में कहा, हरिदास, अगर तू सच में वफादार है तो आज के दिन तू झूठ बोलेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हरिदास ने कहा, महाराज, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं वो नहीं रहूंगा जो हूं। अकबर ने दृढ़ता से कहा, यह आदेश है। हरिदास ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा। सभी हैरान रह गए। अकबर बोले, तो बोल, कुछ ऐसा जो झूठ हो। हरिदास बोला, महाराज, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सच्चाई। बीरबल मुस्कुराया, देखिए महाराज, ये झूठ बोलकर भी सच बोल गया। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हरिदास, तूने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन बाद अकबर हरिदास के गांव पहुंचे, भेष बदलकर। उन्होंने देखा, वही कुम्हार, वही मिट्टी, वही चाक, पर अब उसके आसपास लोग अधिक थे। वो सबको सिखा रहा था, सच्चाई डर से बड़ी होती है और झूठ किसी के डर से जन्म लेता है। अकबर के मन में भावनाओं का तूफान उठ गया। उन्होंने मन में सोचा, मैं बादशाह हूं, पर इस आदमी में एक ऐसी ताकत है जो ताज से भी बड़ी है। वो चुपचाप लौट आए।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सच्चाई और सत्ता कभी साथ नहीं चल सकते। अगर मैं हमेशा सच्चा रहूं तो लोग डरना छोड़ देंगे, और अगर मैं डर पैदा करूं तो सच्चाई खो दूं। बीरबल बोला, हुजूर, सत्ता का काम डर पैदा करना नहीं, भरोसा जगाना है। जो राजा सच सुनने से डरता है वो अपनी ही परछाई से हार जाता है। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, और अगर एक दिन वो गरीब कुम्हार ही झूठ बोले तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तब समझिएगा, झूठ ने सच्चाई को नहीं जीता, बल्कि सच्चाई ने खुद को बचाने के लिए झूठ पहन लिया। कुछ हफ्ते बाद हरिदास का बेटा गोपाल अचानक गायब हो गया। गांव वाले बोले, शायद किसी ने अपहरण कर लिया। हरिदास टूटा हुआ था। बीरबल को खबर मिली और वो गांव पहुंचा। उसने कहा, डर मत हरिदास, मैं पता लगाऊंगा कौन जिम्मेदार है। लेकिन रात में एक रहस्यमयी व्यक्ति गांव में दिखा। काले कपड़ों में, हाथ में वही मिट्टी का एक घड़ा था जिस पर हरिदास का नाम खुदा था। वो व्यक्ति धीरे से बोला, सच्चाई की कीमत अब चुकानी पड़ेगी। हरिदास भागकर दरवाजे तक पहुंचा, पर वो व्यक्ति गायब हो चुका था। घड़े के अंदर एक पत्र था। जिसे तू सच्चा समझता है वही अब सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। हरिदास कांप गया। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? गांव की सुबह हमेशा धीमी समी रहती थी, मगर उस दिन रसूलपुर के घरों में न सोने की घंटियां बजी, न नहा धोकर बच्चों के किलकारे सुनाई दिए। सारा गांव किसी गहरी बेचैनी में ढका हुआ था। हरिदास का घर जैसे अब उसी बेचैनी का केंद्र बन गया था। राधा सुबह से चूल्हे के पास बैठकर बार बार वही पूछती, क्या तुमने सोचा हरिदास? क्या कोई कारण होगा? किसी का झगड़ा, कोई छल? हरिदास बस आंखें झपकाकर देखता और कहता, हूं, मैं सोच रहा हूं। पर बिना ठोस सुराग के कौन कुछ कहे। गोपाल की अंगूठी का निशान अभी भी हरिदास की हथेली पर मौजूद था। कल रात की भागदौड़ में जो गहनों की टोकरी गिरने पर छोड़ा गया था। हरिदास ने गांव वालों से कहा, जो कुछ भी देखा, सुना, किसी को संदेह है तो सामने आओ। डर कर कुछ नहीं होगा। पर किसी के स्वर में भी निश्चितता नहीं थी। बीरबल का नाम सबने सुना था। कुछ घंटों में ही सूचनाएं बीरबल तक पहुंची। बीरबल, जो अक्सर ही सादे कपड़ों में गांव का चक्कर लगाते रहते, अब आगरा से आते ही सीधे हरिदास के आंगन में खड़े थे। उनकी आंखों में थकान थी, पर वे कट्टर गंभीर थे। कहां से शुरू करें? बीरबल ने पूछा। हरिदास ने कहा, मेरे पास बस ये पत्र था और वही मिट्टी का घड़ा। हरिदास ने वही पत्र बीरबल को दिखाया जिसमें लिखा था, जिसे तू सच्चा समझता है वही अब सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। बीरबल ने अक्षरों को गौर से पढ़ा और फिर मिट्टी के घड़े को हाथ में लिया। घड़े की मिट्टी सूखी थी, किसी खास तरह की, उसी तरह की जो केवल कुछ स्थानों पर मिलती थी। बीरबल के चेहरे पर उभरी मुस्कान कहीं तनिक भी राहत नहीं थी। वो मुस्कान सवालों से भरी थी। ये पर्याप्त सुराग नहीं है, पर यह हमें एक दिशा दे सकता है, बीरबल ने कहा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गोपाल रात में कहां देखा गया था आखिरी बार। गांव के लोग बारी बारी से बताने लगे। किसी ने कहा कि उसने गोपाल को बगीचे में खेलते देखा। किसी ने कहा कि उसने उसे नदी किनारे खेलते देखा। पर एक वृद्ध ने कहा, मुझे याद है, कल रात को पीपल के पेड़ के पास एक अजनबी खड़ा था। उसके कपड़े काले थे और उसने किसी से बड़ी ही धीमी आवाज में बात की। ये सुनकर बीरबल के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिली। काले कपड़े, उन्होंने धीरे से कहा, यह कोई मामूली बात नहीं। रात में काले कपड़ों में घूमने वाला कोई अक्सर छुपा हुआ काम करता है, पर हमें किसी भी तरह के अनुमान से पहले ठोस तथ्य चाहिए। हरिदास की आंखों में आंसू थे, पर वो खुद को संभाल कर बोला, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर वो किसी दरबी दोस्ती में फंसा है तो उसे निकालना होगा। बीरबल ने आंखें बंद कर ली, फिर बोली,
हम 2 टीम बनाएंगे। मैं शहर जाकर कुछ बातों की पुष्टि करूंगा। दरबार में कोई अजीब हलचल तो नहीं? कोई नया व्यक्ति आया था क्या? और तुम गांव में रहकर हर एक रास्ते, हर एक चौक की जांच करो। किसी छोटे से छोटे सुराग को भी मत टालना। हरिदास ने सिर हिलाया। उसके पास और क्या बचा था? वो शहर भेजने वाले लोग नहीं थे, पर अब उसके कदम उसी दिशा में बढ़े। जितना हो सके उतना खुद से उसे बचपन की तरह गुत्थियां सुलझानी थी। गोपाल के गायब होने के अगले दिन गांव में एक और घटना हुई। बाजार के पास एक छोटा बच्चा जो अक्सर गोपाल के साथ खेलता था, डरते डरते आया और बोला, रात में मैंने सुना। किसी ने बोला, अब अकबर के कुम्हार की नीयत साफ नहीं। और फिर किसी ने हंसकर कहा, सच्चाई की कीमत चुकाने का समय आ गया। ये बात सुनते ही गांव में एक खलबली मची। हरिदास ने पूछा, किसने कहा? पर बाला बच्चा सिर हिलाकर बस इतना ही कह पाया, मैंने चेहरा नहीं देखा, पर उसकी हंसी अलग सी थी। खोखली, खोखली हंसी, ये शब्द बीरबल के दिमाग में गूंजा। खोखली हंसी अक्सर उस व्यक्ति की निशानी होती है जो डर से, आदत से या फिर किसी मकसद से अपने कर्म छुपाता है। बीरबल ने कहा, हमें इस खोखली हंसी की खाल निकालनी होगी। ये किस किस्म की हंसी है, किसका स्वभाव है? तभी मुराद खान का नाम किसी ने फुसफुसाया। वो दरबार में चालाक है और लोग उसे दबाव में भी सब कुछ करने की आदत से जानते हैं। कुछ सेकंड के लिए हरिदास के होठों पर गुस्सा चमका, मगर उसने तुरंत कहा, मुराद ने मेरे साथ पहले नाइंसाफी की, पर क्या वो इतना कमजोर होगा कि सारे कुकर्म करे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इंसान के स्वभाव का अंदाजा लगाना आसान नहीं, पर हम ये देखेंगे कि किसकी हरकतों में अचानक बदलाव आया है। जैसे कि किसी ने रात में बाहर जाना, किसी का रहस्यमयी संदेश आना, या किसी का अचानक खर्च बढ़ना। बीरबल आगरा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले दरबार के सुरक्षा प्रमुख से मुलाकात की। सुरक्षा प्रमुख ने बताया, कुछ हफ्ते पहले एक अनजान आदमी आया था, कम शब्दों में, और उसने दरबार के कुछ लोगों से अलग तरह की बातचीत की थी। पर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो गायब हो गया। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो काला कपड़ा पहनकर आया था? उन्होंने पूछा। सुरक्षा प्रमुख ने सिर हिलाया, हमें याद नहीं, पर उससे जुड़े कुछ संकेत हैं। एक मिट्टी का टुकड़ा जिस पर कुछ खास निशान है। मिट्टी, ये वही शब्द था जो हरिदास के घड़े पर था। बीरबल ने शांत होकर कहा, क्या वो मिट्टी कहीं से आई थी? सुरक्षा प्रमुख ने कहा, थोड़ी अलग तरह की मिट्टी जो दरबार के कुछ पुराने गार्डन में मिलती है। बीरबल को अब कुछ साफ होता गया। गायब बच्चे का मामला केवल गांव का सादा मामला नहीं रहा, इसमें किसी बड़ी साजिश की झलक थी। पर बीरबल ने खुद को बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, हमें तार तार सबूत चाहिए, अफवाहें नहीं। गांव में हरिदास ने अपने तरीके से छानबीन शुरू की। उसने गोपाल के कुछ दोस्त इकट्ठे किए और उनके दिनचर्या और खेल के क्रम को समझा। उसी दौरान गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जहां बच्चों का खेल अक्सर होता था। हरिदास ने वहां जाकर देखा। कुएं के पास कुछ कच्ची मिट्टी के धूल के निशान और कुछ छोटे छोटे कटे फुटे धागे पड़े थे। किसी ने तेज भागते हुए वहां से गुजरने की तरह के निशान छोड़े थे। हरिदास ने वे धागे अपने कंधे पर बांध लिए और गांव के बड़ा पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। ये निशान ठंडी रात में बने होंगे। खोखली हंसी किसकी थी? क्या कोई अपने को तो छुपा रहा है? उसी शाम एक बूढ़ा शिकारी गांव पहुंचा। वो अक्सर जंगल के जानकार था। उसने कहा, जो निशान है वे घोड़े के पैर के नहीं, पैरों के निशान हैं, जिनमें एक बार बार पैरों का घिसाव दिखता है, जैसे कि किसी ने तेज भागते हुए किसी भारी बोझ को संभाला हो। हरिदास और बीरबल दोनों समझ गए कि गोपाल को कहीं दूर ले जाया गया होगा, पर किसने और क्यों? मोटिव पता होना जरूरी था। क्या ये कोई बदला है, कोई साजिश, या बस किसी की चालाकी? बीरबल ने दीवारों पर लिखे हुए कुछ पुराने कागज पाए जिनमें दरबार के कुछ लोगों के बीच मिलने की बातें थी।
उनमें से एक लेख में लिखा था, सच्चाई की कीमत हम सबने तय कर ली है, अब बस संकेत चाहिए। जब कुम्हार का बेटा गायब होगा तो हम कहेंगे कि दरबार का धन सुरक्षित नहीं और राजा को डर लगेगा। ये पढ़कर बीरबल का दिल धड़का। संकेत, ये शब्द बहुत मायने रखता था। कौन इस योजना का मास्टरमाइंड हो सकता है? बीरबल ने खुद से पूछा। मुराद खान का नाम फिर उभर आया, पर सिर्फ शक ही काफी नहीं था। बीरबल ने कुछ और दस्तावेज पढ़े जिनमें एक पुराने रक्षक का भी नाम था, हजरत आमिर। वो रक्षक वर्षों पहले निडर और सम्मानित हुआ करता था, पर किसी झगड़े के बाद महल से अलग हो गया। कुछ दस्तावेज में लिखा था कि वो रक्षक हमेशा ये मानता था कि सच्चाई का इस्तेमाल सत्ता के खिलाफ किया जा सकता है। बीरबल के मन में विचार उठे, अगर हजरत आमिर जैसे लोग दरबार का विरोध करने के जज्बे में हैं, तो वे किसी ऐसे रूप से साजिश रच सकते हैं जिससे राजा की प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सके। पर क्या वे गोपाल को अपहरण करने तक पहुंचे होंगे? ये सोचकर ही बीरबल को नापाक एहसास हुआ कि साजिश की जटिलताएं कहीं अधिक गहरी थी। हरिदास ने गांव वालों के साथ मिलकर रात में पहरा बढ़ाया, पर वो जानता था कि पहरे से ज्यादा जरूरत सूक्ष्मता की है। किसी के व्यवहार में बदलाव को पकड़ना, किसी की रोजमर्रा की थकान में छिपे संकेतों को देखना। उसने तय किया वो खुद घाट की ओर जाएगा जहां गोपाल अक्सर जाया करता था। रात थी, हवा शांत थी और नदी का बहाव धीमी लय में बह रहा था। वहां उसे एक अजनबी मिला, मगर अजनबी ने उसे पहचाना नहीं। वो कुछ देर के लिए दोनों के बीच खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें अपने बेटे की चिंता है ना? पर सच्चाई कुछ लोगों के काम नहीं आती। हरिदास ने सीधा आंख मिलने की हिम्मत की। तुम कौन हो? बताओ। अगर तुम तो बताओगे तो मैं भी अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूंगा। अजनबी ने सिर हिलाया। जो लोग सच्चाई की कीमत चुकाते हैं वे अक्सर अकेले होते हैं, पर एक बात याद रखो, सच्चाई को दबाने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। वो अचानक गायब हो गया, जैसे हवा उसे निगल गई हो। पर उसने जो कहा वो हरिदास के दिल में एक दीवार की तरह गूंज गया। सच्चाई को दबाने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। हरिदास का दिल और जोर से धड़कने लगा। क्या कोई ऐसा समूह था जो सच्चाई से डरता था? क्या वे लोग गोपाल को किसी हथकंडे से बंदी बनाए हुए थे ताकि हरिदास को चुप कराया जा सके? बीरबल ने महल के पुराने मंत्रियों और रक्षकों से पूछताछ की। सामने आया कि हजरत आमिर ने वर्षों पहले दरबार से विदा लेने के बाद एक छोटी सी टोली बनाई थी। वे लोग जिनके पास कागज और साक्ष्य थे कि कुछ मंत्री दरबार के नियमों को तोड़ते हैं। हजरत आमिर का लक्ष्य था सत्ता को हिलाना, ताकि वे सही चीजों पर फिर से ध्यान जा सके, पर गलत तरीकों से। बीरबल ने महसूस किया, यदि हजरत आमिर जैसे लोग किसी साजिश में हैं, तो भयावह परिणाम संभव है। पर वे क्या गोपाल को पकड़कर राज को बेनकाब करने का साधन बना रहे थे? यह भी हो सकता था कि कोई तीसरा पक्ष, महल का कोई अंदर का कर्मचारी, अपने स्वार्थ के लिए दोनों तरफ की भेदभाव कर रहा हो। हरिदास ने गांव के एक पुराने मित्र से बात की, जिसने बताया कि मुराद खान ने कुछ दिनों पहले बड़ी रकम खर्च की थी और उसकी जांघों पर मिट्टी के दाग लगे हुए थे। वही मिट्टी जो बीरबल को मिली थी। पर क्या इतना ही पर्याप्त था? रात के तीसरे दिन गांव के बाहर एक पुराना गोदाम खुला मिला। वहां मिट्टी के कण बिखरे पड़े थे और उन कणों में कुछ हद तक अलग तरह का तेल लगा था, जो सिर्फ कुछ खास प्रकार के घड़ों के साथ प्रयोग किया जाता था। ऐसा तेल जो मिट्टी को जल्दी सूखने से बचाता था। यह दिखता था कि कहीं कोई घड़े बना रहा था। शायद किसी ने किसी चीज को छिपाने के लिए घड़े बनाए होंगे। बीरबल और हरिदास ने मिलकर उन घड़ों को खोला। उनमें से एक छिपा हुआ स्थान था, छोटा सा डिब्बा जिसमें एक पतले कपड़े में लिपटा हुआ एक और पत्र था। पत्र में लिखा था, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। जो सच सुनना चाहता है वो अब खुद आगे आए। पर अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ सुरक्षित रहे तो चुप रहो। ये पत्र पढ़कर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
अब मामला केवल अपहरण का नहीं रह गया था, ये खुलकर धमकी बन चुका था। बीरबल ने सभी संभावनाओं पर गौर किया। क्या मुराद खान ने ये किया होगा ताकि वो अपनी सीट बचा सके? क्या हजरत आमिर ने ये करके दरबार की बेईमानी को उजागर करने की कोशिश की? क्या कोई विदेशी ताकत इस खेल में शामिल थी? बातें बहुत बड़ी थी और सब कुछ परतदार। हरिदास ने पूछा, क्या हमें अकबर को बताना चाहिए? बीरबल ने कहा, हमें बताना चाहिए, पर सोच समझ कर। यदि हम अकबर को हर छोटी छोटी अफवाह पर सतर्क कर देंगे तो दुष्प्रचार फैल सकता है और गोपाल की जिंदगी को खतरा हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। 16 लोगों की एक सादी टोली बनाई जाएगी जो रात के सन्नाटे में गोदामों, जंगल की पगडंडियों और नदी के किनारों की तलाशी लेगी। वे चुपके से काम करेंगे ताकि किसी को शक न हो। बीरबल ने कहा, हम पता लगाएंगे कि किसके पास वो मिट्टी की विशेषता, वो मिट्टी जो हरिदास के घड़े में थी, की पहुंच है। खोज के समय में एक रात जब टोली जंगल की एक दरार से गुजर रही थी, उन्होंने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बर्तन रखा था जिस पर हरिदास का नाम था, पर बर्तन नया था, अभी अभी बना लग रहा था। भीतर किसी ने घबराकर कुछ फेंका था और वही फेंका चीज एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर कोयले के निशान थे। ऐसा निशान जो सुलगते हुए किसी धुएं की उपस्थिति को दर्शाता था। टुकड़े के पास एक और छोटी सी मोहर थी जिसे देखकर बीरबल की आंखें तेज हो गई। मोहर पर एक निशान था, एक अर्धचंद्राकार जिसमें एक छोटा बिंदु था। ये निशान उन्होंने पहले कहीं देखा था। दरअसल ये निशान उस पुराने दस्तावेज पर भी था जो हजरत आमिर के समूह के बारे में लिखा था। अब बात साफ हो गई। कोई समूह था जो दरबार के भीतर खरोंच मारने की कोशिश कर रहा था और वे संकेत छोड़ रहे थे। पर संकेत किस लिए और किसकी ओर? यदि निशान हजरत आमिर से जुड़ा था तो क्या हजरत अपने समर्थकों के जरिए गोपाल को इस संकेत के रूप में बंधक बनवाकर राजा की नीतियों में बदलाव लाना चाह रहा था? पर फिर भी यह तरीका असाधारण और खतरनाक था। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने कई दरबारियों की गतिविधियों पर नजदीक निगरानी रखी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग रात में राजमहल के तल्ले में अक्सर जाते हैं, पर उनकी बाहरी उपस्थिति से कुछ अलग ही असंतुलन दिखता था। एक मंत्री जिसका नाम अभय था, अचानक महल के खाली कमरों में मिलता और हाथ में मिट्टी के छोटे छोटे पैकेट लेकर जाता। बीरबल ने अभय पर पीछा किया और देखा कि वो एक पुरानी गोदाम की ओर गया जहां से कुछ नई नई बर्तनों की खेप निकली। यही बर्तन हमेशा से चर्चा में थे, पर इस बार उनमें कुछ अलग था। उनके अंदर कोई खास केमिकल पाई जाती थी जो मिट्टी को विशेष बनाती थी ताकि किसी भी चीज को उसमें छिपाया जा सके। बीरबल समझ गए ये केवल मिट्टी का खेल नहीं था, बल्कि मिट्टी के जरिए जाल बिछाने की योजना थी। उपस्थित तथ्यों ने यह संकेत दिया कि कुछ दरबारियों ने मिलकर विरोधियों के खिलाफ छोटे छोटे उपाय किए हैं और शायद गोपाल इसी खेल में फंसा हुआ था। एक रात जब बीरबल और हरिदास दोनों गुप्त रूप से उसी गोदाम के पास छिपे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए और उनमें से एक ने एक पतले बच्चे को एक बेतरतीब कमरे में बंद करते हुए देखा गया। वो बच्चे गोपाल जैसा ही था, पर फिर भी आरोप लगाने से पहले उन्होंने करीब जाके देखा। बच्चा गोपाल था ही नहीं। हां, उसकी शक्ल कुछ मिलती जुलती थी, पर उसकी आंखों में डर अलग था, जैसे किसी और का डर हो। बीरबल के कानों में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम बहुत धीरे देखते हो। आवाज अजीब तरह की खोखली हंसी से भरी थी। फिर अचानक वहां से परछाई की तरह कोई व्यक्ति निकला और गायब हो गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। यहां तक कि बच्चों के खेल और नकल की व्यवस्था भी उन्हें समझ नहीं आई। किसने नकलियाना खेल रचा? क्या किसी ने गोपाल के बदले किसी और बच्चे को रखा था ताकि समय मिलने पर अदला-बदली कर दी जाए? या कहीं ये सब केवल भ्रम था ताकि असली कमजोरी छुपी रहे? आखिरी ताल पर सस्पेंस का दायरा और बढ़ता है।
एक रात बीरबल ने दरबार में अपनी एक गुप्त मुलाकात बिठाई अकबर के साथ। उन्होंने सारी बातें बताई, मिट्टी के निशान, मोहर, छोटे छोटे घड़े और गोपाल की नकल। अकबर ने गंभीरता से सुना और कहा, यदि ये सच है तो ये केवल मेरे राज्य की गरिमा नहीं, असल में किसी की जान का प्रश्न भी है। हमें चालाकी से काम लेना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया, हमें अंदर से कमजोरियों का पता करना होगा। जो खोखली हंसी है वो किसी खास समूह की पहचान हो सकती है, पर हमें सावधान रहना होगा कि हमारी जांच किसी बड़े संकट को और बढ़ा न दे। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें आजाद छोड़ता हूं, पर अगर इसमें मेरी कोई गलती हुई तो परिणाम दोनों के लिए भारी होंगे। बीरबल गया और हरिदास के साथ आखिरी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगले हफ्ते सबसे बड़ा तख्तापलट होगा, पर यह तख्तापलट केवल एक सच्चाई का पर्दाफाश होगा, न कि किसी निर्दोष का नुकसान। वे दोनों समझ गए कि अगला कदम जोखिम भरा है। वे गांव लौटे, लोगों को संयम रखने को कहा और खुद रात दिन की पहरेदारी में लग गए। पर हरिदास के दिल में एक अंदर बाहर की आवाज थी, अगर तुमने किसी को खो दिया तो क्या तुम उसे वापस पा सकोगे? वो हर रात अपने बेटे की कमी महसूस करता और खुद से सवाल पूछता, क्या सच्चाई इतनी बड़ी है कि वो मेरे परिवार को तोड़ दे? कहानी के आखिरी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था और महल की घंटियां मंद होकर भी सुनाई दे रही थी, बीरबल और हरिदास दोनों उसी गोदाम के पास पहुंचे जहां वे आशंका कर रहे थे कि आखिरी सुराग मिल सकता है। माहौल घने अंधेरे में था। सितारे जैसे शांत दर्शक थे। गोदाम के दरवाजे पर एक छोटा सा पत्र चिपका मिला। उस पर वही अर्धचंद्राकार मोहर और बस एक वाक्य लिखा था, सच सामने आ रहा है, पर उसकी कीमत तुम्हें समझनी होगी। हरिदास ने हाथ कांपते हुए पत्र छुआ और बीरबल ने धीरे से कहा, देखो ये मोहर अब क्या कहती है। तभी दूर से किसी ने खोखली हंसी की आहट सी सुनी, ठंड के साथ एक धड़कन जमी हुई आवाज। हरिदास के कानों में वो आवाज ऐसे गूंजी जैसे किसी ने सीधे उसकी रूह पर वार किया हो। बीरबल ने अपने तलवार की धार महसूस की और कहा, ये अंत नहीं है, ये एक संकेत मात्र है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जिसे तुम सच्चा समझते हो वो झूठ बोल सकता है, पर झूठ बोलने का कारण क्या है ये पता लगना अभी बाकी है। उसी पलों गोदाम के पीछे से काजल जैसे बादल का हल्का सा मूवमेंटोज हुआ और एक छोटा सा कागज हवा में उड़कर हरिदास के पैरों पर गिरा। वो कागज धीरे से खुला, पर हम कहानी यही विराम लगाते हैं। क्या उस कागज में गोपाल की कोई पंक्ति थी? क्या ये कोई प्रमाण था जो सब कुछ उलट कर देगा? क्या खोखली हंसी उसी का संकेत थी जो अकबर के सब कुछ हिला दे? गांव रसूलपुर पर भोर की हल्की धूप पड़ने लगी थी, पर उस सुबह का आलम कुछ अलग था। लोग अपने काम में लगे थे, पर हर आत्मा में एक चिंता बसी थी। हरिदास हर रोज की तरह चाक के पास बैठा था, पर उसकी आवाज में वो सहजता नहीं रही जो पहले होती थी। राधा ने उसे त्योहार जैसी हिम्मत दिखाई, पर उसकी आंखों के कोने सूखे हुए थे। हरिदास के भीतर एक आग जल रही थी, गोपाल की गैर मौजूदगी की आग। वो हर सुख दुख में उससे जुड़ा रहता था। बीते हफ्ते की घटनाएं अब केवल यादें नहीं रहीं, वे संकेत बनकर हर कदम पर दिखने लगी थी। बीरबल और हरिदास ने मिलकर गांव और शहर दोनों तरफ छानबीन बढ़ा दी थी, पर जितना ज्यादा कर्म किए जा रहे थे उतना ही रहस्य घना होता जा रहा था। जितने सुराग मिलते उतने ही नए सवाल उठते। एक सुबह जब लोग हल्का सा काम निपटा रहे थे, गांव के जानकार व्यक्ति भोला दास आया। वो अक्सर जंगल और नजदीकी खेतों की खबरें लाता था। उसकी आंखें कुछ अस्वाभाविक चिंता लिए थी। उसने कहा, कल रात मैंने जंगल में कुछ खटास सी सुनी। कोई आवाजें थी, लेकिन दूर से। मैं पास गया तो देखा कि वहां कुछ नए पदचिन्ह हैं। घोड़े के निशान नहीं, पर किसी भारी बोझ के निशान थे। और पास ही एक छोटा सा तिनका पड़ा था, पर उस तिनके पर कुछ अजीब सा दाग था,
ऐसा दाग जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, कैसा दाग? भोला दास ने धीरे से कहा, एक तरह का तेल जैसा, जो मिट्टी पर एक अलग परत छोड़ता है। वो परत जल्दी सूखती नहीं और उसे गंध कुछ अलगसी देती है। हरिदास ने घड़े की ओर देखा, जो उसने बार बार देखा था। घड़े की मिट्टी पर भी वही परत मिली थी। बीरबल ने कहा, यह वही निशान है जो हमें शहर में भी मिला था। इसका मतलब है कि वही कोई जोड़ है, गांव, जंगल और महल का एक जाल। वे लोग जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की हवा ठंडी थी और पेड़ सन्नाटे में बैठते थे। रास्ता चुप था, पर हर पग पर कुछ कहानी थी। पास के एक झरने के नीचे उन्होंने जमीन पर कुछ छोटे छोटे निशान देखे। किसी भारी वस्तु को खींच कर लाया गया था। निशानों के पास एक छोटी सी रेशमी धागी मिली, वही जो गोपाल के कपड़ों से मिली थी जब वो गायब हुआ था। हरिदास का मन तड़क गया। ये स्पष्ट हो रहा है, किसी ने गोपाल को यहां से कहीं दूर ले जाया होगा, बीरबल ने कहा। पर इस बार उनकी आवाज में वही पुरानी निश्चितता नहीं थी। वहां एक सावधानी थी, जैसे कोई चाल अभी सामने आने वाली थी। वे निशानों का पीछा करते हुए एक खाली पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली अब वीरान थी, पर उसके नीचे की दीवारों पर हल्की सी जमी हुई मिट्टी पर वही अर्धचंद्राकार मोहर मिली। वही निशान जो पहले कागजों पर दिखाई दिया था। बीरबल ने हथेली ऊपर रखकर देखा। ये मोहर किसी संगठन की पहचान है, पर कौन ऐसा संगठन चला रहा है और उसका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा। वही पास की दीवार पर किसी ने जल्दी में एक संदेश लिखा था। कुछ उल्टा पुल्टा अक्षर, पर फिर भी इतना पढ़ा जा सकता था। सच्चाई को जड़ से हटा दो तो सत्ता बनी रहती है। हरिदास ने वो पंक्ति पढ़कर आवाज भरी। ये किसी के लिए धमकी है, पर किसके लिए? बीते कुछ दिनों में वे दोनों कई ऐसे ठिकानों पर पहुंचे जहां मिट्टी के छोटे छोटे दाग और अर्धचंद्राकार मोहर मिलती रही। धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही थी। संगठन के सदस्य रात में विशेष प्रकार के घड़े बनाकर उनमें कुछ रखते और फिर उन घड़ों को अलग अलग स्थानों पर छुपा देते। घड़ों की मिट्टी पर विशेष तेल का दाग होता जो पहचान बनता। ये तेल किसी ऐसे प्रयोग का संकेत था जो किसी वस्तु को छिपाने में मदद करता। शायद इसमें कोई पत्र, कोई संकेत या कोई छोटा सा उपहार छिपा रहता था, जैसा कि पहले भी मिला था। बीच में एक रात जब वे गांव लौटे, हरिदास के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पाया कि उसके घर के बाहर किसी ने सावधानी से बिछा हुआ एक खराशदार चिपड़ा छोड़ दिया था। उस पर मिट्टी के छोटे छोटे कण चिपके हुए थे। ये वही मिट्टी थी जिसे वे खोज रहे थे। उस पर एक शब्द लिखा था, रुक जाओ। हरिदास ने घबराकर वो चिपड़ा उठाया और अंदर आकर बीरबल को दिया। बीरबल ने उसे देखा और कहा, ये उकसाव है। वे हमें डराते हैं ताकि हम पीछे हटें। पर हरिदास के भीतर डर नहीं था। उसके भीतर सिर्फ एक प्रश्न था, क्यों मेरे बेटे? अगले दिन बीरबल ने महल की तहखानों में अधिक गहराई से खोज की। उसने पाया कि कुछ पुरानी सुरक्षा रेखाएं टूट चुकी थी और कुछ पुरानी रक्षक रिपोर्ट गायब थी। ऐसा लगता था कि किसी ने पिछले महीनों में योजनाबद्ध ढंग से दस्तावेजों को बदलने की कोशिश की थी। बीरबल को यह समझ में आया कि कोई अंदर से भी मदद कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे महल के आंतरिक मार्गों और समय सारणी की जानकारी थी। ये बात जैसे किसी जंग के दंश की याद दिलाती थी। वे देखते गए तो एक पुरानी सूची मिली जिस पर विशेष कार्य के नाम थे। सूची में कई नाम कटे हुए थे, पर एक नाम अधूरा दिखा, हजरत, और फिर कागज फट चुका था। ये संकेत उस पुराने रक्षक हजरत आमिर का नाम फिर से लेकर आ रहा था। बीरबल ने मन ही मन कहा, हजरत आमिर की उपस्थिति फिर से संदेह में आ रही है, पर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं था। प्रमाण के बिना आरोप लगाना बेकार था। बीरबल ने तय किया कि बेहतर होगा वे एक जाल बिछाएं। वे संगठन के सदस्यों को पकड़ने की बजाय
उनके संकेतों का उपयोग करके स्वयं एक संकेत छोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन उस पर प्रतिक्रिया देता है। योजना सरल थी। किसी सार्वजनिक स्थान पर एक कपड़ा रखें जिसमें मिट्टी के अर्धचंद्राकार निशान और कुछ झूठे दस्तावेज हों, और छिपकर देखें कि कौन आता है और क्या ले जाता है। ये चाल रत्ती भर भी सफल रही। अगले दिन 2 अजनबी आए और दस्तावेज उठाकर भाग निकले। उन पर से मिट्टी का दाग उसी तरह था। बीरबल ने चुपचाप पीछा किया, पर वो अजनबी भाग निकले और भीड़ में मिल गए। 2 अजनबियों के पीछे जाने से बीरबल को एक और राह मिली। उनका पीछा करते हुए उसने देखा कि वे दोनों किसी पुराने चोर रास्ते से होटल की दिशा में गए। होटल में वे 2 व्यक्ति एक तीसरे से मिले। वो तीसरा व्यक्ति उनकी वार्तालाप में अधिकार जैसा दिखा रहा था। उसकी चाल में असामान्य ठंडक थी। उसकी आंखों में नियोजित गणना थी। बीरबल ने धीरे धीरे करीब आकर सुना। वार्तालाप में एक वाक्य बार बार आया, सच को झुकना होगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसका चेहरा पुराना मगर उसकी चाल नई थी। कुछ सेकंड में ही वो व्यक्ति कमरे से बाहर गया और होटल की छत पर चढ़ गया। बीरबल भी ऊपर चढ़ा, पर वहां पहुंचा तो वो व्यक्ति गायब था। पर उसने वहां से कुछ कागज फेंके हुए देखे। उनमें से कुछ में वही अर्धचंद्राकार मोहर थी। अब बात साफ हो रही थी कि संगठन बहुत संचित था। संकेतों के निशान, मिट्टी के घड़े, तेल का दाग और मोहर, सब कुछ उनकी पहचान थी। पर सवाल यही था, इनका असल उद्देश्य क्या था? क्या वे केवल सच्चाई को दरबार से हटाना चाहते थे, या उनका लक्ष्य कुछ और था? इस बीच गांव में एक और घटना हुई। गांव के बाहर एक बूढ़े किसान ने एक टूटा हुआ बर्तन पाया और उसी के अंदर एक छोटा कवर रखा था। उसमें एक पत्र था। पत्र में कई उलझन भरे वाक्य थे, पर आखिर में एक पंक्ति साफ लिखी थी, जो सच्चाई को पकड़ना चाहे उसे पहले अपने हाथ धोने होंगे। ये वाक्य हरिदास के मन में और सवाल छोड़ गया, कौन किस तरह के हाथों की बात कर रहा था? क्या ये संकेत उन लोगों के जातीय शुद्धता या पवित्रता की तरफ था, या कुछ और मानक? स्थिति जटिल होती जा रही थी। बीरबल और हरिदास दोनों जानते थे कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। इकट्ठे सबूतों ने एक तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी। एक संदिग्ध संगठन जो पुरानी ताकतों और कुछ असंतुष्ट पूर्व रक्षकों से जुड़ा हुआ है, और जिसका चरम उद्देश्य दरबार की स्थिरता को हिलाना हो सकता है। पर वे ये भी जानते थे कि ऐसे लोगों को पकड़ने से पहले बहुत कुछ सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर वे वास्तव में दरबार की ओर जाकर कुछ बड़ा खुलासा करने की तैयारी कर रहे हों, तो बड़ी लड़ाई होने वाली थी। हरिदास ने अपने भीतर एक अंतर्दृष्टि महसूस की। वो समझ रहा था कि गोपाल की वापसी केवल सच्चाई से ही होगी, पर वो ये भी जानता था कि सच्चाई को बहुत समय तक दबाए नहीं रखा जा सकता। मानवों की भूल चूक और सत्ता की गिरावट दोनों ही समय की प्रवाह में छिपते हैं। उसने बीरबल से कहा, अगर हम गोपाल को बचा लाए पर सच्चाई को दबा दें, तो क्या हम उसे बचा पाएंगे? क्या सच्चाई की कीमत अपना परिवार खोकर भी बचाई जा सकती है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह सवाल राजा को भी पूछना होगा, पर अभी हमारा काम गोपाल तक पहुंचना है। वे एक रात फिर से उसी पुराने गोदाम में छिप गए जहां पहले पत्र मिला था। हवा गर्म थी और उस रात चांद भी छाया में था। वे दोनों सुनसान बैठे थे और चारों तरफ हर चीज सुनाई दे रही थी। दरवाजा चरमराने की आवाज, दूर से आती हल्की गूंज, और कभी कभी कोई पांवों की खटखट। अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज आई। किसी ने धीमे शब्दों में कहा, मोहर का काम हुआ। फिर एक छट टास सी आई। किसी ने भारी कदम से दौड़ लगाई। बीरबल और हरिदास चुपचाप झुक गए। वे समझ गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। एक साया आया। पहले किसी ने दरवाजे के पास देखा, पर उसके चेहरे पर कुछ ढका हुआ था। वो साया दरवाजे के पास रुका और फिर धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। उसने बक्सा काफी धीरे से जमीन पर रखा और फिर बिना कुछ बोले ही वापस चला गया। उसने ऐसा महसूस कराया
कि उसने कुछ डाल कर गया है, कुछ महत्वपूर्ण। बीते कुछ घंटों की कड़ी खोजबीन के बाद बीरबल ने चुपचाप बक्सा उठाया। बक्से के भीतर एक छोटा सा मोती जैसा चिपका मिला था और एक कागज पर कुछ शब्द लिखे थे। तुम्हें अंतिम सच का पता है, पर उसे खोलने का समय नहीं आया। बक्से में एक और चीज थी, एक छोटी सी मोहर की नकल। नकल पर वही अर्धचंद्राकार निशान था, पर उसकी कारीगरी कमजोर थी, जैसे कि किसी ने उसे जल्दी में बनाया हो। यह सब देखते ही बीरबल का चेहरा चिंतित हुआ। उसने कहा, वे हमें चुनौती दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम समय से पहले कदम उठाएं। पर सच्चाई की राह अक्सर फरेब से भरी होती है। हरिदास ने बक्से को अपने सीने से लगा लिया और धीमे से कहने लगा, मुझे अब पता चल रहा है कि यही खेल उनका उद्देश्य है, हमें लड़वाना, हमें डराना और फिर राजा की प्रतिष्ठा को हिलाना। पर मैं अपने बेटे को पाना चाहता हूं, और जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगा। बीच में कुछ दिनों के भीतर वे और कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर सके। एक बूढ़े मेलर के पास, जो सीना जोरी में काम करता था, उसने बताया कि कुछ लोग अक्सर गांव के पास आते और मिट्टी के छोटे छोटे पैकेट छोड़कर चले जाते। पैकेटों में अक्सर पुराने दस्तावेज और कुछ संकेत होते। मेलर ने एक पैकेट दिया। उसमें से निकला एक बड़ा सा नक्शा। नक्शे पर कुछ जगहों के नाम दिए थे और उन जगहों के पास वही अर्धचंद्राकार निशान अंकित था। नक्शे पर एक स्थान को चिन्हित करके लिखा था, अंतिम बिंदु। यह सुनकर हरिदास की धड़कन तेज हो गई। वे नक्शे के अनुसार गए। रास्ता मुश्किल था, कुछ छोटी नदियां, कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते और एक पुराना कुआं। कुएं की गहराई में एक गुहा का मुख था। गुहा के पास कुछ पुरानी राख थी और कुछ जलते हुए तेल के निशान थे। वहां से कुछ आवाजें भी आती थी, पर दूर से। गुहा में वे धीरे धीरे उतरते गए। गुहा भीतर और भी बड़ी थी और उसके भीतर कुछ चीजें पड़ी थी। पुराने कपड़े, एक छोटी झोपड़ी जैसी बनावट और कुछ खिलौने। खिलौनों के बीच एक छोटा पत्थर था जिस पर गोपाल की नाम की कुछ कणिकाएं छोड़ी गई थी। एक संकेत जो किसी ने जानबूझकर छोड़ा था। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वो पत्थर अपनी जेब में लेकर बाहर आया और बोला, यह कोई संकेत है। कोई चाहता है कि मैं उसे खोजूं। पर गुहा खाली नहीं थी। गुहा के गहरे हिस्से में कोई हल्की आहट थी, कोई सांस, कोई हल्की सी खनक। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जहां एक बच्चा बंधा हुआ था। हरिदास ने जब बच्चे के चेहरे पर ध्यान दिया तो उसका मन शांत हो गया। वो गोपाल नहीं था। बच्चे की शक्ल गोपाल से मिलती जुलती थी, पर फिर भी अलग थी। वो बच्चा बेहद डरा हुआ था। जब उसकी आंखों ने हरिदास को देखा तब वो रो पड़ा और बोला, मुझे ये सब गलत लगा। मैंने कहा था कि मुझे भेजना नहीं चाहिए, पर उन्होंने कहा कि रंग दिखेगा तो काम बन जाएगा। उसकी आवाज में खौफ था। हरिदास ने तुरंत उसे छुड़ाया और धीरे से कहा, तुम कौन हो? बताओ सब कुछ। बच्चा हकलाया, मुझे रामू बोलते हैं। हमने सोचा कि गोपाल जैसे दिखने वाले बच्चे की नकल कर देंगे ताकि असली गोपाल कहीं छिप जाए। पर मुझे डर था। यह सुनना हरिदास और बीरबल दोनों के लिए चौंकाने वाला था। गोपाल का वास्तविक ठिकाना अभी अनसुलझा था। ये योजना कितनी बड़ी और कितनी नापाक थी। किसने सोचा होगा कि किसी मासूम की नकल करके असली बच्चे को कहीं और छुपाया जाए? ये तंत्र बहुत सृजनात्मक और साथ ही क्रूर भी था। रामू ने बयान दिया कि कई बच्चे गांव के पास से चुने गए थे और उनमें से कुछ को नकल की कक्षाओं में रखा गया था। नकल का उद्देश्य ये था कि अगर कोई पूछे तो वे बोले कि गोपाल किसी अन्य स्थान पर है। पर असली गोपाल का क्या हुआ, ये रामू नहीं जानता था। वे रामू की मदद से आगे बढ़े और कुछ और सुराग जुटाए। रामू ने बताया कि एक रात कुछ लोगों ने उसे भेजा था कि वो एक बड़ी चीज का हिस्सा बन जाए। एक जाल जिसमें गांव का भा, दरबार का नाम और एक बड़ा सा संदेश शामिल थे।
पर जब उसने देखा कि ये सब मासूम बच्चों के खेल से बड़ा मामला बन चुका है, तब वो भाग निकला और छुप गया। ये सच सुनते ही हरिदास के अंदर एक हलचल उठी। उसने सभी बच्चों के परिवारों को बुलाया और उन्हें रामू के बारे में बताया। गांव में एक नई हलचल उठी। लोग क्रोधित थे और वे चाहते थे कि मसला तुरंत हल हो। पर बीरबल धीमे से बोला, आग में कूदकर ठोस सबूत नष्ट हो सकते हैं। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच महल के अंदर भी हलचल थी। अकबर ने बीरबल से कहा, यह मामला केवल एक बच्चा नहीं रहा, यह हम सबकी आत्मा पर वार है। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। पर क्या हम युद्ध करना चाहेंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, युद्ध तभी जब आखिरी विकल्प हो। पहले हमें यह जानना होगा कि मास्टरमाइंड कौन है। तभी अचानक एक नई सूचना आई। किसी गुप्त साधन से यह खबर मिली कि हजरत आमिर कहीं आसपास देखा गया था, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ पुरानी सेना के लोग भी थे। ये खबर सुनकर अकबर का चेहरा कड़ा हो गया। यदि हजरत आमिर वापस आ गया था, तो मामला और भी संवेदनशील बन गया, क्योंकि वो पुरानी बातों का बदला लेना चाहता हो सकता था। भीतर भीतर अंटस जंग चलती रही। बीरबल ने महसूस किया कि कोई उच्च पदाधिकारी भी इस जाल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जगह जगह का दाग और सूचना केवल बाहरी काम नहीं थे, उनमें अंदर की साबुनियां भी शामिल थी। किसी ने महल की कमजोरियों की सूची बनाई थी और उसे गलत हाथों में दे दिया था। समय गुजर रहा था, पर गोपाल का वास्तविक पता नहीं चल रहा था। एक रात हरिदास के हाथ में एक खंडित नक्शा आया। नक्शे पर एक जगह पर चिन्हित था अंधेरा कमरा। नक्शे के पास कुछ शब्द भी थे, सच्चाई खामोश है पर वो दस्तक देगी। हरिदास ने सोचा कि यह संदेश किसी को बेवकूफ बनाकर फंसाने का मार्ग बना सकता है। वो फैसला किया कि अगले दिन वो अकेला उस स्थान पर जाएगा, ताकि किसी जोखिम में अधिक लोग न आए। अगली सुबह हरिदास अकेले वो रास्ता पकड़ कर गया। वो जंगल के एक घने हिस्से में पहुंचा, जहां पुरानी एक ईंटों की दीवार और एक छोटा सा मकान था। मकान के दरवाजे पर वही निशान थे, अर्धचंद्राकार मोहर। हरिदास ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। उस कक्ष में एक छोटी मेज पर एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स पर वही निशान अंकित थे और बॉक्स ढक हुआ था। हरिदास ने हिम्मत जुटाई और बॉक्स खोला। बॉक्स में एक छोटी पेटी थी। पेटी के अंदर एक मोती जैसा पत्थर और एक कागज था। कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, तुम सच के लिए लड़ रहे हो, पर समझ लो, सच्चाई पर गरजते हुए बादशाह की छवि उड़ सकती है। साथ ही वहां एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक महल के पास कुछ लोग खड़े थे और तस्वीर के किनारे पर एक आदमी था, जिसकी पहचान मुश्किल थी, पर उसकी हंसी बिल्कुल वही खोखली हंसी जैसी दिखती थी जो गांव के बच्चों ने बताई थी। हरिदास के हाथ कांप गए। वो तुरंत बाहर भागा और बीरबल को बुलाया। दोनों ने मिलकर तस्वीर की तहकीकात की। उस तस्वीर में कुछ अजीब झलक थी। कुछ ऐसे लोग थे जो किसी खास संगठन में थे, पर तस्वीर धुंधली थी। शायद किसी ने उसे जानबूझकर धुंधला कर दिया था ताकि पहचान मुश्किल हो। इसी बीच गांव में अचानक एक नई हलचल हुई। किसी ने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि घाट पर एक नाव खोई हुई मिली है और नाव के पास एक जैकेट मिला है जिस पर नाम लिखा था अमीन। अमीन नाम का उस गांव में कोई नहीं था, पर महल की एक सूची में अमीन नाम का एक कर्मचारी पहले से दर्ज था। ये बात सीधे महल से जुड़ी हुई थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अब शायद हम बहुत नजदीक हैं। अमीन का संबंध महल से है और तस्वीर में जो आदमी था उसकी हंसी वही खोखली हंसी लगती है। वे अमीन के बारे में और जानकारी जुटाने लगे। कुछ गुप्त दस्तावेज में भी अमीन का नाम मिला। वो एक छोटा सा कर्मचारी था जो महल की सामानों की देखभाल करता था। पर यह भी पाया गया कि उसके खाते में अचानक कुछ बड़ी रकम आई थी। वो रकम कहां से आई, ये प्रश्न अभी खुला था। अभी जैसे ही वे अमीन के बारे में और पूछताछ कर रहे थे, रात को फिर से वही सन्नाटा टूटा। गांव के बाहर एक आदमी की चिल्लाहट सुनाई दी।
अंकित। अंकित कहाँ गया? आवाज डर से भरी थी। लोग बाहर निकले और पाया कि एक और बच्चा गायब है। इस घटना ने गांव वालों में भय और गुस्सा दोनों बढ़ा दिए। हरिदास का दिल टूट गया। क्या ये कोई व्यवस्थित कार्रवाई थी जिसमें वे कई बच्चों को उठा रहे थे, या ये किसी तरह का संदेश था कि वे केवल उन्हीं को उठा रहे हैं जो सच्चाई के आसपास है? बीते कई दिनों की थकान और चिंता दोनों ने सबको थका दिया था। अब हरिदास और बीरबल के सामने एक कठिन प्रश्न था। क्या उन्हें सीधे महल को सूचित करना चाहिए और इसे सार्वजनिक बनाना चाहिए जिससे पूरा राज्य हिल सकता है, या वे चुपचाप अपनी छानबीन जारी रखें ताकि गोपाल की जान पर अनावश्यक खतरा न बढ़े? अकबर ने खुद फैसला लिया कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बीरबल को कहा, छोटी छोटी चालें करो पर खतरनाक कदम मत उठाओ। हमें सबूतों के साथ जाना होगा ताकि सत्य सामने आए और दंड उचित मिले। पर वही रात, जब आंधी चली और बादल गरज रहे थे, बीरबल के पास एक अज्ञात पत्र आया। पत्र पर कुछ शब्द लिखे थे, तुम्हें समय मिला है पर ध्यान रहे, सच्चाई को उजागर करने पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। पत्र पर कोई मोहर नहीं थी, पर हर शब्द में धमकी थी। रसूलपुर गांव पर उस रात सन्नाटा गहरा था। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे किसी की सांसें अंधेरे में खो रही हों। बीरबल, हरिदास और कुछ सैनिक एक पुराने गोदाम के पीछे छिपे थे, वही जगह जहां से सबसे ज्यादा रहस्यमयी संकेत मिलते रहे थे। गोपाल की गुमशुदगी को अब 20 दिन बीत चुके थे। गांव की हर गलियों में उसका नाम गूंजता था, लेकिन उसकी परछाई तक का पता नहीं था। हरिदास का चेहरा अब बूढ़ा लगने लगा था। नींद, भूख, उम्मीद, सब कुछ उसकी आंखों से गायब था। उसने बस एक ही वाक्य को अपनी जिंदगी बना लिया था, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों न हो। अचानक गोदाम के अंदर से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। बीरबल ने संकेत किया, सब शांत रहो। 3 छायाएं अंदर दाखिल हुई। उनके पास छोटे थैले थे और उनके कदमों में भारीपन। एक आदमी बोला, आज आखिरी खेप जाएगी, कल तक काम पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा बोला, हजरत आमिर का आदेश साफ है, सुबह से पहले सब मिट्टी में मिल जाना चाहिए। बीरबल ने हरिदास की तरफ देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे को समझ गई। अब रहस्य खुलने के करीब था। जैसे ही वो तीनों आदमी बाहर निकले, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से 2 भागे, पर तीसरा फंस गया। जब उसका चेहरा दिखा, बीरबल और हरिदास दोनों दंग रह गए। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मंत्री मुराद खान था, वही जो बार बार कहता था कि हरिदास झूठा है। मुराद कांपता हुआ बोला, मुझे मजबूर किया गया था। हजरत आमिर ने धमकी दी थी, अगर मैं उनके साथ ना होता तो वो मेरा परिवार खत्म कर देते। बीरबल ने सख्त स्वर में कहा, सच बोलो मुराद, अब कोई बचाव नहीं है। आखिर ये सब किसके इशारे पर हुआ? मुराद की आंखों में डर भर आया। ये सब एक योजना थी। हजरत आमिर बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि अकबर की ईमानदारी पर सवाल उठे। उसने सोचा, अगर कोई गरीब आदमी दरबार में सच्चाई की मिसाल बनेगा और फिर वही व्यक्ति अपमानित होगा, तो जनता का विश्वास हिलेगा। हरिदास उस खेल का मोहरा था। हरिदास स्तब्ध रह गया। मुझे मोहरा बनाया गया? मुराद ने सिर झुका लिया। हां, उन्होंने तुम्हारे बेटे को उठा लिया ताकि तुम्हें तोड़ा जा सके। तुम्हारी सच्चाई को झूठ साबित करने के लिए उन्होंने सारा जाल बुना। गोपाल उनके पास है। बीरबल गरजे, कहाँ है गोपाल? मुराद ने कांपते हुए कहा, महल के पुराने तहखाने में, जहां कोई नहीं जाता, वही वो छिपा है। सुबह होते ही बीरबल, हरिदास और सैनिकों की टुकड़ी अकबर के पुराने महल की ओर बढ़ी। अकबर को सारी बात बताई गई। वो क्रोध से लाल हो उठे। मेरा ही आदमी, मेरे दरबार का मंत्री, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। आज सब सामने आएगा। महल के पीछे एक पुराना तहखाना था, जहां दशकों से कोई नहीं गया था।
बीरबल ने मशाल जलाकर दरवाजा खोला। भीतर ठंडी हवा चली और दीवारों पर कुछ चिन्ह बने थे। वही अर्धचंद्राकार मोहर। हरिदास का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने पुकारा, गोपाल बेटा। अचानक अंधेरे में से एक हल्की सी आवाज आई, बाबा। सब दौड़े। एक कोने में मिट्टी के बीच एक छोटे से कमरे में गोपाल पड़ा था, थका हुआ, कमजोर, लेकिन जिंदा। हरिदास उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। तू जिंदा है बेटा। मैं जानता था सच्चाई कभी हार नहीं सकती। बीरबल की आंखें भी भर आई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी वक्त तहखाने की दीवारों से आवाज आई, तुम सब बहुत देर कर चुके हो। दीवार के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और एक ठंडी मुस्कान। वो था हजरत आमिर, कभी अकबर की सेना का वफादार रक्षक, आज उसका सबसे बड़ा गद्दार। अकबर ने तलवार खींची। आमिर, तू जिंदा था और इस तरह छिपकर मेरे राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आमिर ने व्यंग्य से कहा, बादशाह सलामत। मैं आपको झूठा साबित करना चाहता था। आपने सच्चाई की परीक्षा लेने की ठानी थी, पर क्या आपने खुद कभी अपने सच की परीक्षा दी? अकबर चौंक गए। तू कहना क्या चाहता है? आमिर बोला, आपका दरबार झूठ से बना है। आपने गरीबों की आवाज कभी नहीं सुनी। मैं दिखाना चाहता था कि अगर सच्चाई किसी गरीब के हाथ में आए तो आपका राज कितना कमजोर हो जाएगा। हरिदास मेरा शिकार नहीं था, मेरी योजना का हिस्सा था। मैं चाहता था कि जब वो आपकी परीक्षा पास करे तब मैं दिखाऊं कि उसका सच भी खरीदा जा सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तू ये भूल गया आमिर, सच्चाई खरीदी नहीं जाती, वो खुद को साबित करती है। आमिर हंसा। साबित? देखो, तुम्हारे इस गरीब कुम्हार की सच्चाई से मैंने उसका बेटा छीन लिया, उसके दिल में डर डाल दिया और राजा की नींद उड़ा दी। अगर यही सच्चाई है तो ये सबसे कमजोर हथियार है। हरिदास ने गुस्से से कहा, नहीं, सच्चाई कमजोर नहीं होती, वो देर से आती है पर जीतती जरूर है। बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने आमिर को पकड़ लिया, लेकिन आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पकड़ना आसान है, पर मेरे आदमी पूरे राज्य में फैले हैं। ये खेल यही खत्म नहीं होगा। अकबर ने कहा, अब कोई खेल नहीं बचेगा, आज सच्चाई खुद फैसला करेगी। उन्होंने हरिदास की ओर देखा। कुम्हार, तू मेरे दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुका है। तेरी ईमानदारी ने झूठ की दीवार गिरा दी। अब बता, तू इस आदमी को क्या सजा देना चाहता है? हरिदास ने चुपचाप आमिर की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदला। उसने कहा, मैंने मिट्टी से भगवान बनाए हैं, मिट्टी से बर्तन बनाए हैं। मिट्टी किसी को सजा नहीं देती, बस सिखाती है कि हर चीज एक दिन उसी में मिल जाती है। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, तू गरीब नहीं, तेरी सोच अमीर है। फिर उन्होंने आमिर की ओर देखा और आदेश दिया, इस गद्दार को आजाद मैदान में छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके साथ एक तख्ती बांध दी जाए जिस पर लिखा हो, जिसने सच्चाई को बांधना चाहा वो खुद बंध गया। आमिर ने कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज ठहर गई। सैनिक उसे ले गए। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार लगाया। सभी मंत्री, सैनिक और आम जनता मौजूद थी। हरिदास को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। अकबर ने घोषणा की, आज मैं एक गरीब कुम्हार के आगे झुकता हूं, जिसने सच्चाई का अर्थ मुझे सिखाया। राज चलाना आसान है, पर सच निभाना कठिन। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमेशा कहा था कि सच्चाई मिट्टी में छिपी होती है, आज वो साबित हो गया। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मिट्टी सबको बराबर करती है, राजा को भी, गरीब को भी। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस इतना वादा कीजिए कि किसी गरीब को उसकी सच्चाई के लिए डरना न पड़े। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा,
वादा करता हूं, हरिदास, आज से मेरे राज्य में सच्चाई की कीमत नहीं, उसकी इज्जत होगी। दिन बीतते गए। गोपाल अब स्वस्थ था। गांव के लोग हरिदास के घर आते, उसे गले लगाते। राधा की आंखों में वर्षों बाद मुस्कान लौटी। हरिदास अब भी अपने चाक पर मिट्टी घुमाता था, पर अब उसके हाथों की हर रेखा में आत्मविश्वास था। गांव के बच्चे उसके पास आकर पूछते, बाबा, क्या सच्चाई से हमेशा जीत होती है? हरिदास मुस्कुराकर कहता, कभी कभी देर लगती है बेटा, पर झूठ की उम्र छोटी होती है। अकबर ने रसूलपुर को सत्यग्राम घोषित किया और हरिदास को राज्य का सच्चा नागरिक की उपाधि दी। पर बीरबल की नजर अब भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, हजरत आमिर के लोग अब भी कुछ जगहों पर छिपे हैं। साजिश खत्म नहीं हुई, पर उसकी ताकत टूट गई है। अकबर ने गहरी सांस ली। हम हर झूठ को मिटा नहीं सकते, पर अगर हर सच्चा इंसान हरिदास जैसा हो जाए, तो कोई झूठ पनप नहीं पाएगा। एक दिन, कई महीनों बाद, हरिदास अपने बेटे के साथ खेतों में गया। गोपाल ने पूछा, बाबा, अगर हजरत आमिर बुरा था तो उसे माफ क्यों किया? हरिदास ने मिट्टी उठाकर कहा, क्योंकि मिट्टी सबको एक जैसा बनाती है। जब कोई बुरा काम करता है तो वो अपनी आत्मा में गंदगी भरता है, पर अगर उसे मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो वो खुद ही साफ हो जाता है। गोपाल ने धीरे से कहा, मतलब सच्चाई भगवान जैसी है? हरिदास मुस्कुराया, हाँ बेटा, भगवान दिखता नहीं, पर हमेशा मौजूद रहता है, जैसे सच्चाई। इतना कहकर उसने मिट्टी का एक नया घड़ा बनाना शुरू किया। घड़ा पहले से भी ज्यादा सुंदर, गोल और मजबूत था। वो जानता था कि अब उसका जीवन शांत है। बीरबल उस दिन अकबर के साथ महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, बताओ, क्या तुम मानते हो कि सच्चाई हमेशा जीतती है? बीरबल हंसे, सच्चाई कभी हारती नहीं हुजूर, बस कभी कभी वो चुप हो जाती है ताकि झूठ खुद अपनी कब्र खोद ले। अकबर ने आसमान की ओर देखा और कहा, हरिदास जैसे लोग राज्य की असली नींव है। अगर मैं राजा हूं तो वो मेरे राज्य की आत्मा है। बीरबल ने कहा, और यही सबसे बड़ी सीख है कि सच्चाई मिट्टी से बनती है और झूठ हवाओं में उड़ जाता है। अकबर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा, इस परीक्षा ने न केवल एक गरीब कुम्हार को नहीं, बल्कि उन्हें भी सच्चा बना दिया। कुछ साल बाद, जब हरिदास बूढ़ा हो चुका था, अकबर ने एक विशेष दिन उसकी स्मृति में सत्य पुरस्कार शुरू किया। हर साल जो भी व्यक्ति बिना डर के सच बोलेगा, उसे हरिदास कुम्हार सम्मान दिया जाएगा। दरबार में उसकी मिट्टी का वही घड़ा रखा गया जिसमें कभी झूठ के खिलाफ सबूत मिले थे। उस घड़े पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, मिट्टी टूट सकती है पर सच्चाई नहीं। बीरबल ने उस दिन घड़े को हाथ में लेकर कहा, यह घड़ा मिट्टी का है, पर इसमें इंसानियत की आत्मा बसती है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई ने खुद को साबित कर दिया है।